हमारा फायर विभाग सचेत है, सतर्क है और निरंतरता के साथ हम लोग उस पर कार्रवाइयाँ करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वर्ष में लगभग 350 नोटिस हम लोगों ने सर्व किए हैं। 15 मीटर से ऊपर की जो भी बिल्डिंग होती है, चाहे वो व्यावसायिक हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो होटल्स हो, चाहे अन्य बिल्डिंग हो, उन सब पे जो 15 मीटर से ऊपर की बिल्डिंग है वो सारी बिल्डिंग्स पर हम लोग सीधे तौर पे करते हैं। बाकी उनको सेल्फ कंप्लायंस करना होता है, उसकी भी जांच करते हैं, परंतु वो सेल्फ कंप्लायंस के उस पर आती है। 350 से ज़्यादा नोटिस किए हैं और रोज़मर्रा में एक 3 सदस्यीय टीम, जिनके साथ 2 लोग और सपोर्ट में हम लोग देते हैं, 5 लोगों की टीम जो है वो लगातार रोज़ हम लोग जांच करते हैं और कंप्लायंसेस करवाते हैं। तो जो नोटिस दिए हैं, नोटिस देने के बाद उनका कंप्लायंस करने का काम ये रोज़ जो हमारी टीम जाती है वो करती है, जिससे कि ऐसा लगता है कि स्थितियाँ काफ़ी कंट्रोल में है। ईश्वर न करे कभी कोई ऐसी स्थितियाँ बने। पुरानी बसाहट के हिसाब से हम लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो जैसा होना चाहिए बिल्डिंग वैसा नहीं है कई स्थानों पर फायर का उसका पूरी व्यवस्था हो, उसके लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और लगातार उस पर कंप्लायंस करते हैं। अग्निकांड हुआ है एक होटल में। मेरा सवाल आपसे टेक्निकल ये रहेगा कि एनओसी एक होटल संचालन के लिए फायर एनओसी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? देखिए, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन या फिर जो फायर एनओसी है वो बेसिकली वो एक सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस है। सर्टिफिकेशन एक सेकेंड स्टेप है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है फायर सेफ्टी कंप्लायंसेस। सर्टिफिकेशन लेने के लिए अलग अलग कैटेगरी की बिल्डिंग्स के लिए अलग अलग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी निर्धारित हैं एज़ पर एमपी गवर्नमेंट। जैसे मान लीजिए अगर बड़ी बिल्डिंग्स हैं 15 मीटर एंड अबव ऊंचाई की उनकी बिल्डिंग्स की है या 500 स्क्वायर मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्रफल है, तो उस बिल्डिंग के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है शासकीय, जो जैसे मान लीजिए अर्बन है तो नगर निगम हो गया, जेडीस हो गए, या रूरल है तो कलेक्टर हो गए, और मान लीजिए उससे छोटी बिल्डिंग है तो उसके लिए जो शासन द्वारा अधिकृत प्राइवेट कंसल्टेंट्स हैं वो होते हैं। तो ये तो सर्टिफिकेशन की बात होगी, बट सर्टिफिकेशन तब होगा जब कंप्लायंसेस इंश्योर होंगे, और वो कंप्लायंसेस निर्धारित किए जाते हैं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, जो BIS भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा निर्धारित होता है, उसके माध्यम से। तो कंप्लायंसेस यदि इंश्योर्ड हैं तो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन हो या ना हो, हालांकि होना चाहिए। अगर कंप्लायंसेस इंश्योर हैं तो फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि बिल्डिंग सुरक्षित है। क्या क्या होना चाहिए एक होटल में? जब एक होटल खोलता है व्यक्ति तो फायर सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है उसमें? देखिए, फायर सेफ्टी के लिए क्या क्या होना चाहिए ये आप सिर्फ होटल शब्द से निर्धारित नहीं कर सकते। इसके लिए BIS की जो गाइडलाइन है, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, जो अब NBCS के नाम से नया एक कोड आ गया है, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स 2026। तो इसमें बिल्डिंग का एरिया, बिल्डिंग की हाइट, कितने रूम्स का वो होटल है, उसके आधार पर वो कम से लेकर ज़्यादा तक के टेक्निकल जो रिक्वायरमेंट है वो निर्धारित की जा सकती हैं। जैसे कि मतलब मोटे तौर पे अगर कहा जाए तो सबसे बेसिक हो गया फर्स्ट एड फायर फाइटिंग, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट एड फायर फाइटिंग होजरी। इसके ऊपर जो बिल्डिंग में इंटरनल हाइड्रेंट होता है वो हो गए। फिर मान लीजिए मैनुअल फायर जो अलार्मिंग होती है, आपने रेड बॉक्सेस देखे होंगे, MCPs जिसको बोलते हैं, वो हो गए। उसके ऊपर ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर्स, हीट डिटेक्टर्स, उसके अलावा आजकल बीम डिटेक्टर्स भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें। फिर फायर सप्रेशन सिस्टम, जैसे आपने ऑटोमेटिक फायर जो स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं, फ्लडिंग सिस्टम होते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये जो निर्धारण है रिक्वायरमेंट का, वो बिल्डिंग के एरिया, उसकी हाइट के हिसाब से, और वो उसकी जो ऑक्यूपेंसी टाइप है उसके आधार पर दिया जाता है। सर, ये जबलपुर जो दिल्ली में जो हादसा हुआ जी, वो परिस्थिति जबलपुर में भी है। कई ऐसे घने इलाके हैं जहाँ पे निकलने के लिए, यहाँ तक गाड़ी भी जाने की आपकी गुंजाइश नहीं है। इसके लिए क्या कभी कोई ऐसी तैयारी की गई है कि इसके लिए क्या प्लान हो सकता है? देखिए, इस बारे में इनफैक्ट कई बार ये संज्ञान में लिया जा करके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसकी समीक्षा भी की जाती है। जो सघन इलाके हैं, जैसे मान लीजिए फोहारा हो गया, या फिर इसके आसपास लाडगंज के आसपास का जो क्षेत्र हो गया, जहाँ पर काफ़ी घने कमर्शियल जो दुकानें हैं, कपड़ों के क्या कहना चाहिए, अपैरल के स्टोर्स हैं, तो इन केसेस में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ट्रैफिक
और जो नो पार्किंग की जगहों पर गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं उनसे उत्पन्न होता है। रास्ते इतने सकरे नहीं हैं कि हमारी गाड़ियाँ अप्रोच ही नहीं कर पाएंगी। यदि आपने देखा होगा कि इन क्षेत्रों में रात में भी आग लगी है जब ट्रैफिक नहीं होता है, तो उस समय हमारी गाड़ियाँ इजीली वहाँ पर पहुँचती भी हैं, फायर फाइट भी करती हैं। आपने काफ़ी सघन क्षेत्रों में इसके पहले आग लगी और हमने फायर फाइट भी किया, लेकिन उसी के कंपैरिजन में यदि दिन में आग लगती है तो चूँकि ट्रैफिक होता है और नो पार्किंग के जगहों पे काफ़ी लोग गाड़ियाँ पार्क कर जाते हैं, तो उसके कारण एक ऑब्स्ट्रक्शन एक्सेस के दौरान होता है हमें। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में डेफिनेटली रोड जो हैं वो थोड़ी सकरी हैं कंपैरेटिवली टू जो शहर के बाकी जो इलाके हैं। तो इसको कई बार यातायात पुलिस के साथ में या फिर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में चर्चा में लिया गया है और इसके संबंध में हो सकता है कि आने वाले समय में जो भी कार्रवाई है शासन स्तर पर की जाए। सिर्फ बिल्डिंग्स की संख्या बताना मेरे लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है एक बार आप उससे इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। ऐसे सारे भवन जो हमारे स्वीकृति से पूर्व, निर्माण की स्वीकृति से पूर्व हमारे फायर प्लान अप्रूवल के लिए हमारे पास आते हैं, उन्हें हमारे संज्ञान में ले जाकर उनके डिज़ाइन का एनालिसिस करके अप्रूवल किया जाता है। और वो सारे बिल्डिंग्स जो पहले से निर्मित हैं या फिर पूर्व बहुत पुराने भवन हैं जो कि शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, वो हमसे कंप्लायंसेस के लिए आवेदन करते हैं, उनका कंप्लायंस इंश्योर करके उन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं।